जरूरी है। सबसे पहले हम नॉर्दर्न रिवर ऑफ इंडिया, जिन्होंने नॉर्दर्न प्लेन का एक तरीके से डेवलपमेंट किया है, उनको जानेंगे। इनमें सबसे पहली रिवर जो है इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरी, इंडस रिवर और इसकी ट्रिब्यूटरी जो फेमस है, चिनाब, झेलम, ब्यास, रावी, सतलुज। और इसी से जुड़ा हुआ एक हमने इंडस वाटर ट्रीटी, जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच है, जो अक्सर न्यूज में रहता है कि भाई क्या इस ट्रीटी में प्रोविजन है, क्यों इंडिया और पाकिस्तान इसको लेके लड़ते रहते हैं। इसका भी हम जिक्र करेंगे कि भाई इस ट्रीटी में ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से इंडिया बोलता है कि हम लोगों ने थोड़ा सा लिबरल कर दिया, और इस ट्रीटी की वजह से क्या क्या दिक्कत होती है जो इंडस रिवर से है। तो सबसे पहले हम इंडस रिवर के बारे में जानेंगे। तो इंडस रिवर का जो ओरिजिन होता है वो प्लेटू ऑफ तिब्बत से होता है। प्लेटू ऑफ तिब्बत, ये कहां पे? चाइना में। इस तिब्बत के प्लेटू से यहाँ पर एक लेक है जिसका नाम है लेक मानसरोवर, जो काफी ज्यादा फेमस एक तीर्थ स्थल है। लेक मानसरोवर, यहाँ से इस रिवर का ओरिजिन होता है, और यहां से ये रिवर इंडिया की तरफ आती है। इधर इंडिया का लद्दाख वाला जोन, इंडिया में एंट्री रिवर करती है प्लेटू ऑफ तिब्बत से। और उसके बाद जब ये रिवर इंडिया में एंटर करती है तो इससे बहुत सारी इंडिया की ट्रिब्यूटरीज मिल जाती हैं। जैसे इधर से जास्कर, ये एक रिवर इससे मिल जाती है। इधर से ऊपर सियोक, ये भी रिवर इससे मिल जाती है। और फिर आगे इंडिया के अगले पार्टों में ये वाला पीओके वाला पार्ट जो पाकिस्तान ने अपने अंडर कर रखा है, गिलगिट, जिसे अब हमने लद्दाख वाले यूटी वाले एरिया में इंक्लूड कर रखा है वहां पर। और फिर यहां से होते हुए ये रिवर पाकिस्तान की तरफ जाती है। पाकिस्तान की तरफ से एक रिवर काबुल, जो अफगानिस्तान से आती है, वो भी इससे मिलती है। और पाकिस्तान में इसके पास एक बेसिन पड़ता है जिसका नाम है पोटवार बेसिन। और हमने जब शिवालिक देखा था तो हमने देखा था कि शिवालिक का जो डेवलपमेंट है पाकिस्तान के पोटवार बेसिन से लेकर इंडिया के असम तक हुआ है। और उसके बाद पाकिस्तान का एक कोस्ट पड़ता है जिसे हम कहते हैं मकरान कोस्ट। मकरान कोस्ट, और उसके बाद अरेबियन सी, जो इंडियन ओशियन का पास है, उसके पास ये रिवर गिर जाती है। और इस इंडस वैली सिविलाइजेशन में ही हमने इंडिया की पहली सिविलाइजेशन देखी थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसका डेवलपमेंट इस एरिया में हुआ था। और इंडस वैली सिविलाइजेशन वर्ल्ड की बिगेस्ट सिविलाइजेशन में से एक था। तो इससे हमें पता चलता है किसी भी सिविलाइजेशन का जो डेवलपमेंट होता है वो रिवर के आसपास होता है। और उसका कारण क्या होता है? क्योंकि रिवर हमें सबसे पहली बात ड्रिंकिंग वाटर देती है, जो हमारी लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात तो यही है, ड्रिंकिंग वाटर मिलना। और अगर वाटर अवेलेबल है तो उसके ऊपर हम एग्रीकल्चर कर सकते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर के लिए जो जो बेसिक चीज चाहिए वो चीज हमारे पास है। पहली बात फर्टाइल लैंड, दूसरी बात इरिगेशन के लिए वाटर फैसिलिटी, तीसरी बात उसको हार्वेस्ट करना या एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, वो वाटर ट्रांसपोर्ट हमें अवेलेबल कराता है। इसलिए इंडिया की पहली सिविलाइजेशन हड़प्पा सिविलाइजेशन, उसका डेवलपमेंट का हुआ इंडस वैली के आसपास हुआ। और फिर उसके बाद इसका ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन होने की वजह से इस रिवर ने अपना पाथ चेंज किया, और उसके बाद इंडस सिविलाइजेशन का एंड भी हो गया। तो ऐसे हमें सबसे पहली जो ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है इंडस, वो हमें दिखती है, जो मेन ट्रिब्यूटरी है। और उसके बाद दूसरी जो निकलती है, एक तरफ ग्रेट हिमालय, हमने देखा ट्रांस हिमालय के बाद जो पड़ता है वो ग्रेट हिमालय,
ग्रेट हिमालय का ही एक पार्ट अनंतनाग, ये वाला पार्ट, ये हिली एरिया है। यहां से और नीचे की तरफ हमें दिखेगा प्लेन ऑफ पंजाब, प्लेन ऑफ पंजाब। इसे पंजाब इसीलिए कहता है क्योंकि अगर आप इंडिया के और पाकिस्तान वाले पंजाब दोनों को मिलाते हैं, जो लाहौर वाला है, तब हमें असल में पूरा पंजाब दिखता है। पंजाब इसलिए कहा जाता है क्योंकि इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज के द्वारा इस एरिया का डेवलपमेंट हुआ है। और पंजाब का मतलब है 5 नदियां जो एक साथ आई हैं, उनकी वजह से जो द्वाब बना है उसी को हम पंजाब कहते हैं। अगली रिवर जो इंडिया से ही ओरिजिन होता है, ये ऊपर वाली हमारी इंडस है। इस इंडस से पहली नदी जो मिलती है उसका नाम है झेलम। झेलम एक इंपोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज में से एक है और ये श्रीनगर के पास से होते हुए जम्मू कश्मीर का पार्ट है। इंडस नदी से मिल जाती है और इसकी एक छोटी सी ट्रिब्यूटरी किशन गंगा, जिस पर अभी इंडिया डैम बनाना चाहता था, लेकिन पाकिस्तान ने इंडिया को रोक दिया। काफी ज्यादा डिस्प्यूट हुआ, इंडिया एक चेक डैम बनाना चाहता था। इंडिया को लगा कि भाई इससे 2 फायदे होंगे, एक तो इरिगेशन के द्वारा जम्मू कश्मीर में एग्रीकल्चर डेवलप होगा, दूसरा डैम से इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होगी जो जम्मू कश्मीर के लोगों को मिलेगी। और उसके बाद ये रिवर पर एक डैम भी बनता है जिसका नाम है मांगला डैम। और इंडस नदी से मिलने से पहले ये एक और इंडस की फेमस नदी चिनाब, उससे ज्यादा मिलती। तो झेलम जो निकलती है इंडिया से ही, और इंडिया के पास में ही एक फेमस रिवर है जिसका नाम है चिनाब, जो हिमाचल प्रदेश से आती है, उससे जाके झेलम मिल जाती है। इस नदी झेलम के आसपास ही कुछ फेमस एरिया भी हैं जो काफी ज्यादा फेमस रहते हैं, टूरिज्म प्लेस हैं, जैसे वुलर लेक। वुलर लेक जहाँ पे बहुत सारे लोग जम्मू कश्मीर में बोटिंग के लिए जाते हैं, जहाँ पे आपने कई बार वीडियो में भी देखा होगा, सॉन्ग में देखा होगा कि कैसे सजी हुई सी बहुत सारी लेक बोट हैं, उनमें बहुत सारे टूरिस्ट बैठे हुए हैं। तो ये सारा चीज यहाँ पे मिलता है। और इसी के पास में जम्मू कश्मीर का बारामूला डिस्ट्रिक्ट, जो इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर के आसपास पड़ता है, जो इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और पाकिस्तान में इसके पास मुजफ्फराबाद, मुजफ्फराबाद जो इंडिया और पाकिस्तान के बिल्कुल बॉर्डर में पड़ता है। और सबसे लास्ट में मीरपुर, ये पाकिस्तान वाले एरिया में पड़ता है। तो इस सारे एरिया में हमारा जो झेलम है वो दिखाई देता है। पहला हमने देखा इंडस, इंडस की भी कुछ, दूसरा हमने देखा झेलम, तीसरा हमें दिखाई देता है चिनाब। चिनाब रिवर जो है ये एक पास से होते हुए आती है, जो हमने देखा भी था ग्रेट हिमालय से जब हम आ रहे थे, तो वहां पे हमने एक पास देखा था जिसका नाम था बारालाचाला पास। उस पास के पास से ही चिनाब का ओरिजिन होता है। और चिनाब नदी पहले छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज में होती है। थर्ड नंबर चिनाब, ये नदी पहले छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज में होती है और हिमाचल प्रदेश से इसका ओरिजिन होता है। और हिमाचल प्रदेश में एक पास है बारालाचाला, जो हम पहले भी देख चुके हैं। बारालाचाला, वहां से 2 नदी, एक है चंद्र और दूसरी है भागा।
ये दोनों नदी निकलती है और ये दोनों नदी जब मिल जाती है तो इसी को हम कहते हैं चंद्रभागा। और इन चंद्रभागा को ही जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के नाम से जाना जाता है। चंद्रभागा का नाम जम्मू कश्मीर में क्या हो जाता है, चिनाब। और फिर इसके बाद इससे झेलम नदी मिल जाती है ऊपर से, जो हमने ऊपर ही देखी। और फिर उसके बाद ये किससे मिल जाती है, ये इंडस नदी से मिल जाती है। तो ऐसे हमारी जो तीसरी नदी है, पहला हमने इंडस देखा, दूसरा हमने झेलम देखा, तीसरा चिनाब जो हिमाचल प्रदेश के आसपास से आती है, वो नदी हमें दिखती है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश के पास ग्रेट हिमालय में एक पास और पड़ता है जिसका नाम है रोहतांग पास। इंडस वाला मैं बना मिटा देता हूं। रोहतांग पास, और रोहतांग पास से कई रिवर निकलती हैं एक साथ। हिमाचल प्रदेश, इसके पास रोहतांग पास, और ये रोहतांग पास पार्ट है किसका, ग्रेट हिमालय। इस रोहतांग पास से सबसे पहले रावी नदी निकलती है। तो ये रावी नदी इससे निकलने के बाद पाकिस्तान में जाके चिनाब नदी से मिल जाती है। और चिनाब किससे मिलती है, इंडस नदी से। और ये दो के बीच बॉर्डर बनाती है रावी रिवर, एक तरफ जम्मू एंड कश्मीर, दूसरी तरफ पंजाब। इन दोनों एरिया के बीच, इंडिया के बीच एक तरीके से नेचुरल बॉर्डर क्रिएट करती है। वहीं चाइना से एक और रिवर इंडिया की निकलती है जिसका नाम है सतलुज। सतलुज का जो ओरिजिन होता है वो चाइना से होता है। और चाइना में जहां पे हमने प्लेटू ऑफ तिब्बत देखा था, तिब्बत वाले पार्ट से ही एक और लेक दिखाई देती है, लेक राकस। वहां से सतलुज रिवर निकलती है। सतलुज रिवर हिमाचल प्रदेश में एंटर करती है एक पास से जिसका नाम है सिपिकला। सिपिकला पास से हिमाचल प्रदेश में एंटर करती है। और वहां से एंटर करने के बाद ये और रोहतांग पास से एक और रिवर जिसका नाम है ब्यास, वो आके किससे मिल जाती है, सतलुज रिवर से मिल जाती है। और जहां पर ब्यास रिवर सतलुज रिवर से मिलती है वहीं पर एक डैम बनाया गया है जिसका नाम है हरिके डैम। कई बार आपसे जो फेमस डैम है या जो न्यूज में डैम रहते हैं जिन पे डिस्प्यूट है, उनके बारे में मैच करने के लिए पूछ ले जाता है। और फिर उसके बाद ये जाके मिल जाती है चिनाब से, और चिनाब उसमें मिल जाती है। तो ऐसे हमें पांचों रिवर जो इंडस की फेमस है वो दिखाई देती है। और इनसे पांचों से ही मिलके क्या बना है, प्लेन ऑफ पंजाब। अब हम देखते हैं कैसे प्लेन ऑफ पंजाब मिला है। अगर हम इन सारी रिवर को मिला दें तो हमें प्लेन ऑफ पंजाब दिख जाता है। प्लेन ऑफ पंजाब में ये पांचों रिवर है। और प्लेन ऑफ पंजाब सिर्फ इंडिया तक लिमिटेड नहीं था, पाकिस्तान वाला जो पार्ट है वो सारा एरिया भी था जहां पे रणजीत सिंह रूल किया करते थे। इन्होंने सबसे पहले सिखों की एक किंगडम को डेवलप किया और वो प्लेन ऑफ पंजाब में। और प्लेन ऑफ पंजाब जिस राजा के पास होता था वो राजा काफी ज्यादा अमीर होता था। उसका रीजन, इस प्लेन ऑफ पंजाब में फर्टाइल लैंड बहुत ज्यादा है। फर्टाइल लैंड की वजह से ये होता था। तो सबसे पहले हमने देखा था तिब्बत से एक नदी पहले नंबर पे जिसका नाम है इंडस। इंडस नदी से मिलने वाली एक फेमस नदी जिसका नाम है चिनाब, ये हमारा सेकंड। चिनाब से मिलने वाली एक ट्रिब्यूटरीज जिसका नाम है झेलम।
चिनाब से मिलने वाली एक और नदी जिसका नाम है रावी, और फिर चिनाब से सतलज भी मिल जाती है, जो फिर दोबारा से चाइना के तिब्बत से, और सतलज से एक ब्यास नदी, पांचवें पे ब्यास और ये सतलज। ये सारी रिवर मिलके जो इंडस और इंडस के अलावा 5 उसकी 5 ट्रिब्यूटरीज जो है, ये सारी रिवर मिलके प्लेन ऑफ पंजाब का डेवलपमेंट करती है। और जहां पर 2 रिवर एक साथ मिलती हैं वहां पर एक चीज क्रिएट होती है जिसे हम कहते हैं दोआब। तो इन दोनों के बीच दोआब क्रिएट होता है और दोआब काफी ज्यादा फर्टाइल होता है। तो जहां पर जैसे झेलम और चिनाब नदी मिली, उस पर क्या बनेगा, छाछ दोआब, मतलब चिनाब झेलम। ऐसे हमारे देश में बहुत सारे दोआब बनते हैं। रावी और चिनाब के बीच भी दोआब बनेगा, रचना, बेस्त, ब्यास और सतलज के बीच भी बनेगा ये वाला पार्ट। ऐसे बहुत सारे दोआब इंडिया में बनते हैं जहां पर 2 रिवर एक दूसरे के साथ मिलती है, और ये दोआब में ही फर्टाइल लैंड मिलती है जिनसे इंडिया का काफी ज्यादा डेवलपमेंट होता है। और इस इंडस वाले रिवर वाले एरिया में जब ग्रीन रिवॉल्यूशन हम लेके आए, और इस एरिया में रिवर का पानी पहले ही था, ग्रीन रिवॉल्यूशन के द्वारा उस रिवर के पानी को कुछ कैनाल डेवलप करके कुछ फार्मलैंड तक पहुंचाना था। तो हमने कुछ नहीं किया, कुछ छोटे मोटे कैनाल डेवलप किए, कुछ डैम बनाए, और इस पानी को पंजाब और उसके आसपास, हरियाणा और इसके आसपास वाले एरिया में पहुंचा दिया। और जब हम लोगों ने पहुंचा दिया तो सीड हमारे पास थे ही, MS स्वामीनाथन जी लेके आए थे सीड मैक्सिको से। हमें बस इरिगेशन फैसिलिटी देनी थी, और ये वाला एरिया फर्टाइल भी था, बस इरिगेशन फैसिलिटी ज्यादा मिल जाती तो बन जाता। तो यहीं पर हमारे इंडिया का ग्रीन रिवॉल्यूशन भी सक्सेसफुल हुआ। तो ये प्लेन ऑफ पंजाब इंडिया के ग्रीन रिवॉल्यूशन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारी फूड की जो नीड थी वो पूरी हो पाई। लेकिन बाद में इसका कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ा, क्योंकि यहाँ पे फर्टिलाइजर इनका हमने बहुत ज्यादा यूज किया, और फर्टिलाइजर का जब हमने यूज किया उससे बहुत सारी दिक्कत हुई। क्योंकि फर्टिलाइजर या केमिकल का आप यूज करोगे तो उससे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, जब आप केमिकल का या फर्टिलाइजर का यूज करते हो तो उससे बहुत बार इन्वायरमेंट को भी दिक्कत होता है। एनवायरमेंट की वजह से कई बार क्या होता है, हमारे यहाँ जो इरिगेशन फॉलो की जाती है उस इरिगेशन को हम क्या कहते हैं, फ्लड इरिगेशन। और फ्लड इरिगेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, इस इरिगेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इसमें जैसे बाढ़ आती है वैसे ही हम लोग इरिगेशन करते हैं, और कई बार जो हम फर्टिलाइजर यूज करते हैं वो फर्टिलाइजर पानी के साथ बह के चले जाते हैं आसपास के जो कैनाल है या पॉन्ड्स हैं उनके आसपास। और वहां पर जब न्यूट्रिएंट जाएंगे तो वहां पे एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है, यूट्रिफिकेशन। यूट्रिफिकेशन में क्या होता है कि आसपास के जो एरिया है वहां पे जल्दी प्लांट डेवलप हो जाते हैं, और कई बार आप लोगों ने देखा होगा जो झाड़ियां होती हैं वो हमें पॉन्ड के आसपास दिखाई देती है, और पूरी तरीके से जो सरफेस है वाटर का उसको ढक देती है। लेकिन नीचे जो एक्वेटिक एनिमल रह रहे हैं उनके साथ प्रॉब्लम ये होती है, उनको सनलाइट नहीं मिलती, और साथ में जितने भी न्यूट्रिएंट है वो सारे ये यूज कर लेते हैं प्लांट, और इस वजह से एक्वेटिक एनिमल की डेथ हो जाती है। इसलिए गवर्नमेंट ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और हमारे देश में वाटर की कमी होने की वजह से अगर हम देखें तो इंडिया में 17% लोग रहते हैं दुनिया के, लेकिन
4% बस क्लीन ड्रिंकिंग वाटर है हमारे पास। तो इस वजह से वाटर की हमारे पास कमी भी है। तो ऐसा ही नॉर्थ इंडिया में अगर ज्यादा पानी है तो हम उसको वेस्ट नहीं कर सकते। तो ऐसे समझ सकते हो कि अब 17 लोग हैं और उनके पास कितना पानी है, 4 बाल्टी पानी। तो आप सोचिए बहुत ज्यादा कमी है वाटर की इंडिया के पास। तो इस चीज को बैलेंस करने के लिए हमारे पीएम ने एक मिशन लॉन्च किया था जिसका नाम था पर ड्रॉप मोर क्रॉप, कि हम पर ड्रॉप मोर क्रॉप को एक तरीके से प्रमोट करेंगे जिससे हमें कम वाटर में ज्यादा एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी मिल सके। और इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने एक नई इरिगेशन फैसिलिटी को अपनाया जिसका नाम है ड्रिप इरिगेशन, बूंद बूंद सिंचाई, जिसमें फुव्वारा जैसे चलता है ऐसे हम लोग इरिगेशन कर सकते हैं। और ये हमने कहां से लिया, इजराइल से। इजराइल वर्ल्ड का ऐसा देश है जो डेजर्ट में होने के बावजूद अपना 99% जो वाटर है वो रिसाइकिल कर लेता है। तो हमें उससे बहुत सारी चीज सीखने की जरूरत है कि भाई कैसे इस चीज को हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। तो उसी चीज को हम लोग सीखते हैं और इजराइल हमें इस चीज को सिखाने में हेल्प भी करता है। अब हम बात करते हैं इस ट्रीटी, कौन सी ट्रीटी हुई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच। तो हुआ क्या था, जब इंडिया और पाकिस्तान का डिवीजन हुआ 1947 में, तो आपको पता है बहुत सारे लैंड भी डिवाइड हुई। तो वहीं पर वाटर को रिलेटेड चीज हुई, इंडस और उसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज इंडिया से होते हुए जाती हैं, अब बाद में पाकिस्तान में होते हुए जाते हैं। पाकिस्तान का सिंध है, पंजाब वाला प्लेन है, ये सब इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज पे काफी ज्यादा डिपेंड है। तो सबसे पहले वाला मुद्दा उठा कि भाई वाटर किसके पास कितना होगा या कौन सी रिवर किसके पास होगी। तो पहले बहुत सारे डिस्प्यूट थे, फिर उसके बाद मीडिएटर के रूप में वर्ल्ड बैंक आया। वर्ल्ड बैंक बोला ठीक है, आप लोग डिसाइड करो, जो भी खर्च होगा वो मैं आप लोगों को दे दूंगा और जो भी डिस्प्यूट होगा वो भी मैं सॉल्व कर दूंगा। तो वर्ल्ड बैंक एज अ मीडिएटर बना और उसने इस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की मीडिएटर काम करिए और हमें भी पाकिस्तान से ये सारी चीजें करने में आसानी होगी। तो एक तरफ नेहरू जी, दूसरी तरफ ब्रिटिश जो पाकिस्तान के लोग हैं वो भी आए। उन्होंने डिसाइड किया कि भाई कुछ रिवर इंडिया को, कुछ रिवर पाकिस्तान को। तो इसमें डिसाइड ये हुआ जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर हैं, 3 वेस्ट फ्लोइंग रिवर, इसमें इंडस रिवर, झेलम रिवर और चिनाब रिवर, ये 3 जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर हैं ये किसके हक में गई, पाकिस्तान। इनका 80% पानी पाकिस्तान यूज करेगा और 20% जो वाटर है वो इंडिया यूज करेगा। और साथ में डिसाइड हुआ रावी, ब्यास और सतलुज जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर है उसका वाटर कौन यूज करेगा, इंडिया। तो आपसे कई बार पूछा जाता है कि भाई कौन कौन सी जो रिवर है वो इंडिया के हक में गई इंडस वाटर ट्रीटी के थ्रू और कौन कौन सी रिवर पाकिस्तान के हक में गई। तो सबसे पहले याद रखना वेस्ट फ्लोइंग रिवर, 3 जो वेस्ट में फ्लो करती हैं, इसमें है इंडस, चिनाब और साथ में झेलम। ये तीनों रिवर पाकिस्तान के उसमें गई और इसका 80% पाकिस्तान यूज करेगा, 20% इंडिया यूज करेगा। ये बात डिसाइड हुई। दूसरी बात, ईस्ट फ्लोइंग जो रिवर, रिमेनिंग रिवर बच गई, उनका जो वाटर है वो इंडिया यूज करेगा। तो रावी, ब्यास और सतलुज, इन 3 का वाटर इंडिया यूज करेगा, इसमें पाकिस्तान का कोई राइट नहीं। तो ये सारी चीजें डिसाइड हुई और डिसाइड हुआ एक कमेटी बनाई जाएगी जिसमें
इंडियन भी लोग होंगे, साथ में पाकिस्तान के भी लोग होंगे, और ये कमेटी कॉपरेशन से डिसाइड करेगी कि भैया क्या होना चाहिए। लेकिन अगर डिस्प्यूट सॉल्व नहीं होता है बायलिटरली, तो वर्ल्ड बैंक बीच में आएगा और वर्ल्ड बैंक को आप लोग रिपोर्ट करोगे, और वर्ल्ड बैंक फिर उसके बाद उस डिस्प्यूट को सॉल्व करने की कोशिश करेगा। तो ऐसे इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर इंडिया, अच्छी बात यह है कि ये ट्रीटी जब से हुई है तब से चल रही है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच इस ट्रीटी के बावजूद बहुत सारे वार हुए, चाहे 1965 में हुआ हो या 1977 का वन का वार हो जहां पे बांग्लादेश को लेकर जो हो, या 1999 में कारगिल वार हो। तो डिस्प्यूट बहुत ज्यादा हुए, लेकिन इस रिवर के वाटर को लेकर दोनों देशों ने ज्यादातर एग्रीमेंट किया कि भाई इस वाटर को हम लोग नहीं छेड़े। लेकिन फिर भी बहुत बार डिस्प्यूट होता है पाकिस्तान पर। टेररिज्म काफी ज्यादा प्रमोट करता है पाकिस्तान, और उससे इंडिया को लॉस होता है। इसलिए हमारे पीएम ने एक स्पीच दी थी 15 अगस्त के दिन। उन्होंने बोला था, ब्लड और वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर, कैन नॉट फ्लो टुगेदर। ये उरी अटैक के बाद पीएम मोदी जी ने बोला था। तो उन्होंने बोला था कि अगर आपको वाटर चाहिए तो ब्लड को नहीं बहा सकते, आप टेररिज्म नहीं कर सकते। और इंडस वाटर इंडिया से ही होते हुए जाता है, और कई बार वहां पर अफवाहें भी फैल जाती हैं, ऐसे ही कोई फैला देता है कि इंडिया हमारे वाटर जो इंडस नदी है उस पर डैम बना लेता है, और डैम बना के इस पानी की सारी ऊर्जा जो न्यूट्रेंट है वो खींच लेता है बिजली बना के, और बिजली बनाने के बाद जो पानी बचता है वो हम लोगों को दे देता है। इसलिए हमारे यहाँ जो फसल है वो खराब होती है, उसमें ज्यादा न्यूट्रेंट नहीं होते। तो ऐसे उनके आर्मी वाले वहां के लोगों को पागल भी बनाते रहते हैं कि इंडिया हमारे खिलाफ वाटर टेररिज्म प्रमोट करता है, कि पानी की वजह से हमको पानी नहीं मिलेगा तो हमारे यहाँ क्रॉप गिर जाएंगी। उनके वहां प्रॉब्लम होती है और बोल देते हैं कि इंडिया में प्रॉब्लम हुई है, इस वजह से भाई दिक्कत हो रही, इस वजह से हमें पानी नहीं मिला। तो ये इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर था। तो आप मीडिएटर भी याद रखना, वर्ल्ड बैंक, साथ में किस किस के बीच हुई, इंडिया और पाकिस्तान के बीच। साथ में इसकी जो ट्रिब्यूटरी है वेस्ट फ्लोइंग, वो किसके पास में गई, पाकिस्तान के पास। इंडस, झेलम, चिनाब, लेकिन 20% वाटर इंडिया यूज कर सकता है। रावी, ब्यास, सतलुज, ये इंडिया के हक में गई, और इसका सारा पानी इंडिया यूज कर सकता है। तो ये सारी इंडस और प्लेन ऑफ पंजाब, उसके बारे में हमने देखा कि कैसे प्लेन ऑफ पंजाब होगा। लेकिन यहाँ पे कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ा। फर्टिलाइजर ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ, लेकिन उसके साथ साथ फर्टिलाइजर का यूज हुआ। फर्टिलाइजर की वजह से कई बार प्रॉब्लम क्रिएट हुई। साथ में जो कैनाल हम लोगों ने डेवलप किए, वहां पर कई बार वाटर लॉगिंग, वाटर जब एक जगह रह जाता है उस वजह से सैलिनिटी भी बढ़ी। और साथ में हेल्थ की प्रॉब्लम हुई पंजाब वाले एरिया, पंजाब और हरियाणा में, और वहां पे हर फैमिली में कैंसर आपको दिखाई देता रहता है। और कैंसर जो सबसे बेकार बीमारी होती है, सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है पूरी फैमिली को, तो वो सारी प्रॉब्लम भी कहीं ना कहीं फर्टिलाइजर केमिकल के यूज की वजह से इस वाले प्लेन एरिया में डेवलप हुई। और साथ में सॉइल इरोजन भी हुआ, जिसे चॉस के नाम से भी जाना जाता है, किसमें, पंजाब में। वहां पे सॉइल इरोजन जो होता है उसे चॉस के नाम से जाना जाता है, सॉइल इरोजन। ये पंजाब में काफी ज्यादा हुआ, और खासकर ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद यहाँ पे ज्यादा दिखता है। तो ये हमारी पहली रिवर थी जिसके बारे में हमने देखा। अब हम देखेंगे प्लेन ऑफ राजस्थान। राजस्थान का जो प्लेन है वो भी एक नॉर्दर्न इंडिया का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। और राजस्थान के प्लेन में कौन कौन सी रिवर होती है, उन रिवरों का ओरिजिन कहाँ से होता है। तो राजस्थान का जो एरिया है उसे हम दो पार्ट में बांटते हैं। एक आपने सुना होगा कि राजस्थान में थार डेजर्ट मिलता है या ग्रेट इंडियन डेजर्ट, वो वाला एरिया देखेंगे। और साथ में वहां पर लूनी रिवर, जिसकी वजह से बांगर वाला एरिया, राजस्थान में बांगर वाला एरिया डेवलप हुआ है। तो प्लेन ऑफ राजस्थान,
राजस्थान का प्लेन, इसे हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला थार डेजर्ट या जिसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहते हैं। दूसरा राजस्थान बांगर, और उसके बाद सबसे लास्ट में अरावली वाला एरिया। अरावली रेंज, ये तीन पार्ट्स में राजस्थान के एरिया को डिवाइड किया जाता है। राजस्थान बांगर और थार डेजर्ट के बीच जो डिवाइडिंग लाइन है उसे हम डिवाइड करते हैं रेनफॉल के बेस पे। 25 सेंटीमीटर बेस है। अगर 25 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल होती है तो उसे हम कहते हैं राजस्थान का डेजर्ट, थार डेजर्ट। और डेजर्ट का मतलब ही होता है ऐसा कोई भी एरिया जहां पर एवरेज रेनफॉल पूरे साल में 25 सेंटीमीटर से कम हो। और रेनफॉल नहीं होगी तो वहां पे बायोडाइवर्सिटी का डेवलपमेंट नहीं होगा, प्लांट का डेवलपमेंट नहीं होगा, एनिमल को भी दिक्कत होगी और वहां पे डेजर्ट बन जाएगा। तो ये राजस्थान का डेजर्ट, और इसका डेवलपमेंट कहाँ का है, एक तरफ राजस्थान, दूसरी तरफ गुजरात, कच्छ का रण, तीसरी तरफ दोनों के बीच से होते हुए पाकिस्तान। इन तीनों एरिया में थार डेजर्ट का डेवलपमेंट हुआ है। और थार डेजर्ट से कुछ इंपोर्टेंट रिवर भी निकलती है, जैसे जावई ये निकलती है, साथ में सुकरी ये भी निकलती है। ये दोनों रिवर जो बहुत छोटी छोटी रिवर है, ये दोनों रिवर इधर से निकलती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, थार डेजर्ट एक डेजर्ट होने के बावजूद वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो डेंसिटी किसी डेजर्ट में है, जहां पर सबसे ज्यादा लोग रहते हैं, तो वो डेंसिटी हमें राजस्थान के थार डेजर्ट में दिखाई देती है। तो डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा है वर्ल्ड के डेजर्ट में। एक इंपॉर्टेंट चीज है याद रखना कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेजर्ट किस डेजर्ट में मिलती है, तो वो है थार डेजर्ट। उसके बाद राजस्थान बांगर, जो पुराना एलुवियल सॉइल, पहले बोला जाता था कि गंगा, यमुना और एक और रिवर थी जिसका नाम था सरस्वती। ये सरस्वती रिवर जो थी वो राजस्थान से होते हुए जाती थी, लेकिन धीरे धीरे सरस्वती रिवर में पानी कम होता गया और धीरे धीरे वो सूख गई। तो सरस्वती रिवर का बेसिन तो हमें दिखाई देता है, लेकिन सरस्वती रिवर हमें नहीं दिखाई देती। अब जो अरावली रेंज है, जो दिल्ली के आसपास भी फैला हुआ है, गुजरात से स्टार्ट होता है और गुजरात के बाद राजस्थान, राजस्थान से होते हुए हरियाणा, दिल्ली, इस एरिया में फैला हुआ है। इस अरावली रेंज के इस वाली पास ये थार डेजर्ट और इधर वाला पार ये बांगर। अरावली रेंज एक तरीके से डिवाइड करता है, डिवाइडिंग पार्ट है थार डेजर्ट और बांगर के बीच। और बांगर वाले एरिया में एक रिवर मिलती है जो अरावली से निकलती है, जिसका नाम है लूनी। और लूनी रिवर के पास इतना ज्यादा वाटर नहीं होता कि वो कोस्ट की तरफ जाके अपना डेल्टा बना पाए, इसलिए लूनी रिवर गुजरात के रन ऑफ कच्छ में ही रुक जाती है। तो लूनी रिवर एक इंपॉर्टेंट पार्ट है राजस्थान का, लेकिन गुजरात के कच्छ में ही वो रुक जाती है और इसलिए इनलैंड डेल्टा बनाती है। मतलब लैंड के ऊपर ही ये डिपॉजिट कर देती है और इनलैंड डेल्टा लूनी रिवर के आसपास बनता है। और लूनी रिवर राजस्थान की एक फेमस रिवर है। और यहाँ पर गवर्नमेंट ने कुछ फैसिलिटी अवेलेबल करवाई,
पहले यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती वाटर की, लेकिन एक कैनाल डेवलप हुआ जिससे राजस्थान प्लेन का काफी ज्यादा डेवलपमेंट हुआ, जिसका नाम है इंदिरा गांधी कैनाल। इंदिरा गांधी कैनाल। इंदिरा गांधी कैनाल जब हमने डेवलप करवाया तो उसके बाद राजस्थान वाले एरिया का काफी ज्यादा डेवलपमेंट हुआ। और ये कैनाल एक तरीके से राजस्थान बांगर में ही डेवलप करवाई थी, जिसका मेन पर्पस यहाँ पर इरिगेशन फैसिलिटी लोगों को मिले, साथ में क्लीन ड्रिंकिंग वाटर मिले। और ये सारी चीजें अगर मिलेंगी तो राजस्थान का डेवलपमेंट अपने आप हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे जो ये डिवीजन है थार डेजर्ट और बांगर के बीच, वो थोड़ा सा कम होता जा रहा है। उसका रीजन क्या है? अरावली रेंज में बहुत सारे रिसोर्स मिलते हैं। अरावली रेंज में कॉपर भी मिलता है, ब्रॉन्ज भी मिलता है, साथ में और भी बहुत सारे रिसोर्स हैं, माइका, जिप्सम। तो लोग क्या करते हैं, अरावली रेंज का इल्लीगल माइनिंग होता है। अरावली रेंज का इल्लीगल माइनिंग होने की वजह से धीरे धीरे इसकी बहुत सारी जो पीक है वो गायब हो गई। अरावली रेंज एक तरीके से नेचुरल डिवाइडर था जो डेजर्ट की सॉइल को प्लेन वाले एरिया में नहीं आने देता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे अरावली रेंज का डिग्रेडेशन हुआ तो धीरे धीरे थार डेजर्ट का डेवलपमेंट इस बांगर वाले एरिया में हो गया। और इस बांगर वाले एरिया से जो अटैच वाले एरिया, चाहे हरियाणा हो, दिल्ली हो या वेस्टर्न यूपी हो, जो मथुरा वाला पार्ट पड़ता है, वहां पे भी धीरे धीरे डेजर्ट का डेवलपमेंट हो रहा है। उसका रीजन एक नेचुरल बैरियर जो था उसको कहीं ना कहीं हम लोगों ने खत्म कर दिया, और उसकी वजह से इस एरिया में ये सारी चीजें दिक्कत करने लगी। और ऐसा बोला जाता है जो थार डेजर्ट है ये कहीं ना कहीं सऊदी अरब अरब में जो डेजर्ट है उसी का एक्सपेंशन है। और सऊदी अरब में जो हाई प्रेशर बनता है, हमने देखा भी था जब रेनफॉल होती है तो हाई प्रेशर में कभी भी रेनफॉल के लिए कंडीशन नहीं होती। एक तो यहाँ पर गर्मियों के टाइम जब मानसून आता है तो उस टाइम अरावली रेंज के दूसरी साइड होता है और अरावली रेंज से पैरेलल मानसून निकल जाता है, इसलिए मानसून के टाइम इसे रेनफॉल नहीं मिलती। दूसरा, सर्दियों के टाइम यहाँ पर कोल्ड विंड का इम्पैक्ट होता है और कोल्ड विंड नीचे की तरफ आती है, और नीचे की तरफ जब कोई विंड आती है तो इसका मतलब एंटी साइक्लिक कंडीशन, रेनफॉल के लिए कंडीशन नहीं है। ना तो सर्दियों के टाइम ना गर्मियों के टाइम इसको रेनफॉल मिलती है, थोड़ी बहुत रेनफॉल ट्रॉपिकल जोन की वजह से मिल जाती है। इस वजह से थार डेजर्ट का डेवलपमेंट भी हुआ। लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है लोगों को, इकोनॉमिकली काफी ज्यादा बैकवर्ड एरिया है क्योंकि वाटर अवेलेबल नहीं है। इंदिरा गांधी कैनाल ने थोड़ा बहुत डेवलपमेंट करने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद भी इतना ज्यादा डेवलपमेंट हम नहीं कह सकते कि यहाँ पर डेवलपमेंट हुआ। ये फिर भी यहाँ पर थोड़ी बहुत राहत जरूर मिली है लोगों को कि भाई उनको दिक्कत नहीं होती। वरना आप लोग देखेंगे आज भी राजस्थान में लोगों को, खासकर महिलाओं को, वाटर के लिए कई कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता है और वहां से पानी लाना पड़ता है। तो उनकी फैमिली से जुड़े हुए या सोशल इकोनॉमिक रिलेशन से जुड़े हुए रीजन कहीं ना कहीं वाटर पे, कई बार महिलाओं को या वुमेन को खासकर अपनी एजुकेशन तक छोड़नी पड़ती है वाटर के लिए। तो हमें जरूरत है कि भाई यहाँ पर भी राजस्थान में जो गवर्नमेंट का प्लान है कि 2024 तक हर फैमिली को क्लीन ड्रिंकिंग वाटर पहुंचाना है, जिसके लिए एक अभियान भी चला है, हर घर जल। हर घर जल, इसका मेन पर्पस 2024 तक 2024 तक इंडिया के हर फैमिली को टैप ड्रिंकिंग वाटर मिलना चाहिए। इसके लिए सरकार ने एक कैंपेन लॉन्च किया है कि आपको आपके घर में ही टैप ड्रिंकिंग वाटर मिलना चाहिए। लेकिन राजस्थान में अभी भी बहुत सारे गांव या बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जहाँ पे टैप ड्रिंकिंग वाटर नहीं पहुंचा है। तो हमें वहाँ के लोगों के लिए और वहाँ के जीवन को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए टैप ड्रिंकिंग वाटर को वहाँ पे पहुंचाने की जरूरत है। और हर घर जल
जो नल है, इस वाली स्कीम को ग्राउंड लेवल पे उतारने की जरूरत है, जिससे वहां का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके, सोशल डेवलपमेंट हो सके, साथ में टूरिज्म इंडस्ट्री और भी बहुत सारी इंडस्ट्री वहां पे डेवलप हो सके। अभी बहुत सारी इंडस्ट्री वहां पे नहीं जाती, उसका एक रीजन वाटर अवेलेबिलिटी ना होना। जब वाटर ही नहीं होगा तो इंडस्ट्री जाके करेगी क्या? तो ये सारी चीजें यहाँ पे होती है। तो इस वजह से बहुत सारी इंडस्ट्री जाती भी नहीं कि भाई क्या करेंगे वहां पे जाके, कि ये सारी चीजें होती है। मैप में अगर आप देखोगे, ये वाला पार्ट राजस्थान का एरिया है, ये आपको अरावली रेंज दिखेगा। इधर वाला पार्ट, ये वाला एरिया थार डेजर्ट, और थार डेजर्ट में आपको इंदिरा गांधी कैनाल ये भी दिखेगा। और यहाँ से जो हमने एक रिवर बोली थी लूनी, लूनी एक फेमस रिवर है जो अरावली रेंज से निकलती है, और लूनी यहाँ से होती हुई रन ऑफ कच्छ, गुजरात वाला जो पार्ट है, इसमें पहुंच जाती है। फिर उसके बाद इधर वाला पार्ट, ये वाला प्लॉट जो थोड़ा सा प्लेन एरिया है, अरावली रेंज नहीं होता, तो इधर वाले पार्ट में जो सेंट्रल हाईलैंड वाले पार्ट में, यहाँ पर भी डेजर्ट का डेवलपमेंट हो जाता है। लेकिन अरावली एक तरीके से नेचुरल बैरियर की तरह काम करता है इसको रोकने के लिए। लेकिन अरावली का डिफॉरेस्टेशन होने के लिए, लोगों ने अपने रिसोर्स निकालने के लिए या अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए, खनन माफियाओं ने काफी ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन किया है अरावली वाली पीक का। और कई बार बोला जाता है यहाँ पे बहुत सारी पीक, लगभग 30 के आसपास पीक गायब भी हो चुकी हैं। इतना ज्यादा माइनिंग किया गया है, या रोड, हाईवे, रेलवे ट्रैक बनाने के लिए हम लोगों ने कई बार कई पीक्स को उड़ा भी दिया। तो इस वजह से यहाँ पे काफी ज्यादा दिक्कत होती है। और अगर अगर हम लोगों ने इसको नहीं रोका तो कहीं ना कहीं हम लोगों को दिक्कत हो सकती है डेजर्ट के एक्सपेंशन में। और सरकार अब धीरे धीरे यहाँ पे अरावली रेंज के आसपास ग्रीन बेल्ट बनाना चाहती है, पेड़ों की एक पूरी कतार जो डेजर्ट को कहीं ना कहीं रोक ले, इसके लिए सरकार बनाना चाहती है। और जो रिवर है, ये जावई और ये सुकरी, ये रिवर भी इसके आसपास ही हमें मिलती हैं। और साथ में यहाँ पर एक फेमस लेक है सांभर, सांभर लेक या सांभर नेशनल पार्क, ये भी आपने सुना होगा। सांभर लेक यहाँ पे मिलती है, लेकिन कैसी लेक है? सॉल्ट, नमकीन वाली। और सांभर लेक से बहुत सारा इंडिया का नमक जो है वो भी बनता है। यहाँ पर सारस नाम से एक नेशनल पार्क भी है जो काफी ज्यादा फेमस है राजस्थान वाले एरिया में। दूसरा हमने जो इंडस वाटर वाला देखा था, ये वाले पार्ट में, इधर से ये यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे तिब्बत में लेक मानसरोवर मिलेगी, और इस एरिया से ही हमारी इंडस नदी निकलती है। इंडस नदी से मिलने वाली झेलम जम्मू कश्मीर से, ये वाला पार्ट लेक वुलर है जो जम्मू कश्मीर में काफी ज्यादा फेमस है। डल लेक और लेक वुलर जम्मू कश्मीर की काफी ज्यादा फेमस लेक है। जब सर्दियां पड़ती हैं तो ये लेक जम जाती हैं, और यहाँ पे सर्दियों वाले गेम खेले जाते हैं। और जब गर्मियां पड़ती हैं तो इन लेक में पानी होता है, तो वहां पर बोटिंग की जाती है, उसके लिए काफी ज्यादा फेमस है। और इधर वाले पार्ट से चिनाब हमें दिखती है जिससे झेलम मिलती है। ये वाली किशनगंगा, जहां पर इंडिया भी डैम बनाना चाहता था, लेकिन पाकिस्तान काफी ज्यादा अपोज करता है उसका, और एक डिस्प्यूट भी फाइल हुआ। इसमें एक बार इंडिया की बात मानी गई, दूसरी बार पाकिस्तान की बात मानी गई, भाई ये सारी चीजें की इंडिया बोलता है कि भाई हमारी भी जरूरत है, हमें भी अपने लोगों के लिए इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करनी है, जम्मू कश्मीर में सिर्फ टेररिज्म थोड़ी ना फैलाना, हमें वहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए, वहाँ के यूथ को एजुकेशन देने के लिए इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसलिए हम चाहते हैं कि किशनगंगा रिवर के आसपास एक डैम बने, उस डैम के डेवलपमेंट से वहां को वाटर तो मिले ही, साथ में इलेक्ट्रिसिटी से बच्चों को एजुकेशन, हेल्थ, ये सारी फैसिलिटी दी जाए। फिर उसके बाद यहाँ से चिनाब, इधर वाले पार्ट से हिमाचल प्रदेश से लेक राकस से ही कौन सी निकलती है? सतलुज, जो सिपिकला पास से होते हुए जाती है। और रोहतांग पास से एक तरफ रावी, दूसरी तरफ ब्यास, और फिर उससे मिलने वाली रावी मिल जाती है किससे? चिनाब से। ब्यास पहुंच जाती है उधर से। और ये नीचे वाला जो एरिया, ये वाला जो ग्रीन ग्रीन बेल्ट दिख रहा है, ये पंजाब का प्लेन,
इसे बिस्त लिखा है, ब्यास और सतलज द्वाब, बारी, ब्यास और रावी द्वाब। इंडिया में जो दो द्वाब पड़ते हैं वो दोनों द्वाब पंजाब वाले प्लेन में पड़ते हैं। पंजाब वाला प्लेन इंडिया के ग्रीन रिवॉल्यूशन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस एरिया में इंडिया का ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ है। तो ये हमने दो रिवर देखी, एक प्लेन हमने देखा पंजाब वाला, दूसरा हमने देखा राजस्थान वाला। अगला जो हमारा प्लेन आता है वो है प्लेन ऑफ गंगा, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और गंगा रिवर के आसपास ही हम लोगों ने, अभी हमारी गवर्नमेंट वाटरवेज पे काफी ज्यादा ध्यान दे रही है, क्योंकि मेक इन इंडिया को बढ़ाना है तो उसके लिए जरूरी है कॉस्ट कम होना। इसलिए सरकार नेशनल वाटर पे काफी ज्यादा ध्यान दे रही है और अभी हमारे देश में 5 नेशनल वाटरवे हैं। नेशनल वाटरवे पहले जब मोदी गवर्नमेंट थी तो हमारे पास 5 नेशनल वाटरवे थे, लेकिन उसके बाद मोदी गवर्नमेंट ने 106 और ढूंढ लिए। उसके बाद से इंडिया में 111 नेशनल वाटरवे, और सरकार ने नेशनल वाटरवे को डेवलपमेंट करने के लिए एक प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया जिसका नाम है सागर माथा। इस सागर माथा प्रोजेक्ट के बीच एक और प्रोजेक्ट है जिसका नाम है रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट। और सरकार चाहती है जैसे हमारे एंशियंट टाइम में वाटरवेज का यूज करके काफी ज्यादा हम लोगों ने इकोनॉमिक बेनिफिट कमाया, तो ऐसे ही मेक इन इंडिया को अगर प्रमोट करना है तो उसके लिए जरूरी है कि हम लोग फोकस करें वाटरवेज पे। वाटरवेज की खास बात सस्ता पड़ता है, काफी ज्यादा कम कॉस्ट में रेडी हो जाता है। और अगर मेड इन इंडिया को प्रमोट करना है तो हमें प्रोडक्ट सस्ता बनाना पड़ेगा, तभी चाइनीज प्रोडक्ट से कॉम्पीट कर पाएगा। तो इसके लिए गवर्नमेंट इस चीज पे ध्यान दे रही है और हमारा पहला वाटरवे, फर्स्ट नेशनल वाटरवे जो है वो गंगा रिवर पे ही है। और आप लोगों ने देखा होगा न्यूज में मोदी जी ने एक शिप भी लॉन्च किया था जो काफी बड़ा था इस पर, गंगा रिवर के आसपास। तो सरकार नमामि गंगे प्रोजेक्ट के थ्रू गंगा रिवर को काफी ज्यादा क्लीन करने का कोशिश भी कर रही है। तो प्लेन ऑफ गंगा जो इंडिया की लाइफलाइन है, इस प्लेन ऑफ गंगा में ही इंडिया की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन भी पाई जाती है और इस प्लेन ऑफ गंगा के आसपास ही हम लोगों ने मगध जो एम्पायर था, मौर्य एम्पायर था, उसका डेवलपमेंट देखा। और अभी जो हमारी फोर्थ सिविलाइजेशन चल रही है वो भी कहीं ना कहीं प्लेन ऑफ गंगा के आसपास डेवलप कर रही है। तो गंगा रिवर कहीं ना कहीं हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और गंगा रिवर से ही हमें सारे अपने जो नीड्स हैं, चाहे फूड की नीड हो या इंडिया का इंडस्ट्रियल एरिया हो उनके लिए वाटर की नीड हो, वो भी सारी चीजें गंगा वाले प्लेन एरिया में चलती है। और इसीलिए सरकार ने नमामि गंगे प्रोजेक्ट, नमामि गंगे प्रोजेक्ट का मेन पर्पस गंगा को कंजर्व करना है, क्लीन करना है। और कई बार हम लोग रिलीजियस पर्पस की वजह से बहुत सारी चीजें गंगा रिवर में डाल देते हैं, जैसे फूल डालना हो या कपड़े डालना हो या ऑयल डालना हो, उससे गंगा रिवर को काफी ज्यादा पॉल्यूशन होता है और इस वजह से गंगा धीरे धीरे दिक्कत हो रही है और उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम भी आती है। तो ऐसा ना हो इसलिए सरकार ने नमामि गंगे प्रोजेक्ट चलाया और सरकार ने बोला कि भैया कोई भी, खासकर मेन गंगा रिवर में कोई भी ना साबुन लगा के नहाएगा, ना वहां पे ऑयल चढ़ाएगा, ना फूल। आपके लिए घाट बना दिए जा रहे हैं, बहुत सारे घाट सरकार बना दिए है कि आपको जो भी रिलीजियस अपने चीजें करनी है वो इस एरिया में कर लो और इस एरिया को हम लोग रिसाइकिल कर देंगे, फिर उसके बाद गंगा रिवर में वाटर चला जाए। लेकिन आप लोगों को ये हक नहीं है कि आप लोग मेन गंगा रिवर को पॉल्यूट करो। आप लोगों के रिलीजियस फेथ है, अच्छी बात है, आप लोग माने, लेकिन साथ में गंगा माँ को थोड़ा सा बचने दें, वरना वो गाना सुना है जो राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते, तो वही काम हो जाएगा और उसकी वजह से कहीं ना कहीं हमें वाटर की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ऐसा ना हो इसीलिए गवर्नमेंट ने नमामि गंगे प्रोजेक्ट लॉन्च किया। गंगा रिवर निकलती है उत्तराखंड के गंगोत्री से, गोत्री ग्लेशियर है
वहीं से उत्तराखंड से निकलती है गंगा, और इसके जस्ट पास से ही इसकी एक फेमस ट्रिब्यूटरी यमुना, जो इसे प्रयागराज में मिल जाती है। ये कहां से निकलती? यमुनोत्री से। तो इन दो ग्लेशियर से ये फेमस जो रिवर है वो निकलती हैं। फिर गंगा की बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, जिनमें आपको रामगंगा दिखेगी इधर से, उत्तराखंड वाली साइड से ही। साथ में गोमती, ये भी दिखेगी। और कई बार आपसे पूछा जाएगा कि ये वेस्ट फ्लोइंग राइट से आई है लेफ्ट से, तो आप याद रखना जो आप देखते हैं वो देखते हैं जहां से रिवर का ओरिजिन हुआ है, और यहाँ से रिवर का ओरिजिन हुआ है तो हम यहाँ पे खड़े होकर देखेंगे कि लेफ्ट वर्ड वाली ट्रिब्यूटरी है राइट वर्ड वाली। तो ये वाली सारी अगर हम देखेंगे तो लेफ्ट वाली है रामगंगा, गोमती। लेकिन यमुना कैसी है? राइट वाली, राइट वर्ड से, राइट साइड से आ रही है। फिर उसके बाद गोमती के बाद जो रिवर हमें दिखाई देती है वो है घाघरा। घाघरा के बाद और भी रिवर आती है जिसका नाम है गंडक, कोसी, महानंदा। गंडक, कोसी, जो काफी ज्यादा फ्लड का रीजन बनती है बिहार में। और फिर सबसे लास्ट में महानंदा, जो वेस्ट बंगाल के आसपास। तो महानंदा, ये हमने देखा गंगा की जो लेफ्ट वाली ट्रिब्यूटरीज है ये मिलती है। दूसरी तरफ यमुना रिवर से कुछ मिलती है, जैसे चंबल एमपी से आती है। उसके बाद सिंध, ये रिवर भी मिलती है। उसके बाद बेतवा, ये भी यमुना की ट्रिब्यूटरी है। बेतवा के बाद केन, ये सब यमुना की ट्रिब्यूटरी है और बाद में इन दोनों का संगम हो जाता है प्रयागराज, जिसे हम पहले इलाहाबाद भी कहते थे, इसके पास। और इसे ही हम कहते हैं संगम, इलाहाबाद के पास। और इसी के आसपास कुछ फेमस हमारे शहर भी बसे हैं, चाहे काशी हो, बनारस, इलाहाबाद, प्रयागराज हो। यमुना के पास एक तरफ आगरा, दूसरी तरफ दिल्ली, मथुरा, ये सारे शहर हमारे डेवलप हुए पड़े। तो इसीलिए गंगा और उसके आसपास का एरिया हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इधर से एक और रिवर आती है गंगा से मिलने, सोन रिवर, ये भी यहाँ से मिलती है। तो हमने ये कुछ ट्रिब्यूटरीज देखी। कल हम गंगा रिवर से ही कंटिन्यू करेंगे और इसके प्लेन देखेंगे, मगध वाला प्लेन, रोहिलखंड वाला प्लेन। ये सारे प्लेन जो गंगा रिवर में बनते हैं उनमें क्या क्या चीजें डेवलप हुई हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, या आज के टाइम में भी क्या क्या चीजें हैं वो भी हम देखेंगे। मिथिलांचल वाला बिहार में पड़ेगा, साथ में अवध, यहाँ पे राम जी का राज्य होता था, वो वाला प्लेन, वो सब गंगा और यमुना के बेल्ट में ही पड़ता है। तो ये सारी चीजें हम कल देखेंगे। और आपको कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो। तो नेहा जी, और पूछना है आपको कुछ? स्वाति जी और नेहा जी, कुछ पूछना है?